हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का पीमैक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉनिक सेक्शन और कॉनिक सेक्शन में शंकु परिच्छेद पढ़ेंगे। और शंकु परिच्छेद में हम लोगों को 4 सांको पढ़ना है। पहला सांको है सर्कल, दूसरा सांको है पैराबोला, तीसरा सांको है इलिप्स और चौथा सांको है हाइपरबोला। तो क्या क्या पढ़ना है? वृत्त पढ़ना है, पैराबोला पढ़ना है यानी परवलय पढ़ना है, दीर्घवृत्त पढ़ना है और परवलय पढ़ना है। तो आज हम इसमें 12th का कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सर्कल क्या है? सर्कल तो ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव क्या रहती है? बराबर रहती है। क्या कहलाता है? सर्कल। ऐसे बिंदु का बिंदुपथ यानी कोई बिंदु इस तरह से चल रहा हो, कोई बिंदु इस तरह से चल रहा हो कि उसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव बराबर रहे, सदैव बराबर बनी रहे, क्या कहलाता? सर्कल। एग्जाम्पल है जैसे रिम, और रिम की सभी तीलियां क्या होती हैं? बराबर होती हैं। तो रिम क्या, पूरा रिम क्या हो गया? सर्कल हो गया। ये निश्चित बिंदु क्या होता है? सेंटर। ये क्या होती है? त्रिज्या होती है, रेडियस। ये निश्चित बिंदु क्या होता है? त्रिज्या। सेंटर निश्चित बिंदु होता है सेंटर, और ये दूरी होती है परिधि तक की दूरी, क्या कहलाती है? त्रिज्या। ये क्या कहलाती है? परिधि। यहाँ पर हमें परमेय नहीं पढ़ना है, कक्षा 10 का ये नहीं है, कॉनिक सेक्शन का ये है पार्ट। अब हम क्या करेंगे? तो डिफिनीशन आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, ऐसे बिंदु का बिंदुपथ जिसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव बराबर होती है, क्या कहलाता है? सर्कल कहलाता है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सर्कल में सेंटर है, त्रिज्या है। क्या पढ़ेंगे? वृत्त का मानक समीकरण। कैसा समीकरण? वृत्त का मानक समीकरण, मानक समीकरण, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। ये हमने मान लिया एक वृत्त है, इस वृत्त का सेंटर हमने एज्यूम कर लिया HK है। ये वृत्त की क्या है? त्रिज्या है। वृत्त का सेंटर कितना है? HK। वृत्त का केंद्र हमने कितना मान रखा है? HK। वृत्त पर वृत्त की त्रिज्या कितनी है? मान लिया R। एक जनरल पॉइंट हम लोकस का, बिंदुपथ का पॉइंट हम कहीं भी मान सकते हैं P x, y। बात समझ में आई? तो ये क्या हो जाने वाला है? समझना जरा। अगर हम बात करें OP की, तो OP है क्या? दो बिंदुओं के बीच की दूरी का, दो बिंदुओं के बीच की क्या है? दूरी है। और यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का हम फॉर्मूला लगा देंगे। तो OP = R लिख सकते हैं, या OP को लिख सकते हैं अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर R। करड़ी हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का क्या करेंगे? वर्क करेंगे। स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों पक्षों का हम वर्क करेंगे। तो वर्क करेंगे तो इधर करड़ी हट जाएगा, तो x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर = R²। ये अपने पास आ गया प्यारा सा खूबसूरत सा समीकरण, वृत्त का मानक समीकरण, जिसका सेंटर कितना है? HK है, त्रिज्या कितनी है? R। तो अगर हमें वृत्त का केंद्र और त्रिज्या पता हो तो हम बड़े आराम से वृत्त का समीकरण इस तरह से निकाल सकते हैं। और अगर कभी इस तरह से वृत्त का समीकरण दिया रहे तो कैसा समीकरण होता है? वो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, सर्कल का मानक समीकरण होता है। अब अगर इसी में सेंटर कितना हो जाए? सेंटर हो जाए 0, HK हो जाए 0, 0 यानी मूल बिंदु पर हो। अगर सेंटर मूल बिंदु पर हो तो ये वाला भी सर्कल बहुत पॉपुलर रहता है। कौन वाला सर्कल? अगर सेंटर मूल बिंदु पर हो तो इसमें हम रखेंगे समीकरण नंबर मान लिया 1। समीकरण 1 में रख दो x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का होल स्क्वायर = R²। तो क्या हो जाने वाला है? ये x में से 0 घटेगा, x² प्लस y² = R²।
अब अगर इस तरह से कहीं सर्कल दिख रहा है, अगर इस तरह से सर्कल कहीं दिख रहा है, एग्जाम्पल के लिए हम बात कर लें कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर, अगर कुछ इस तरह का सर्कल दिख रहा है तो तुरंत समझ जाएंगे ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर जो है मूल बिंदु पर है, और ये जो राइट साइड में लिखा रहेगा वो किसका काम करेगा, रेडियस का काम करेगा। बात समझ में आई? तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, ये ऐसा सर्कल है जिसका सेंटर कहाँ है, ओरिजिन पर है, मूल बिंदु पर है। तो ये है वृत्त का मानक समीकरण। अब फिर हम लोग पढ़ेंगे यहां पर वृत्त का व्यापक समीकरण। कौन सा समीकरण? वृत्त का व्यापक समीकरण। व्यापक का मतलब जितने भी सर्कल, व्यापक शब्द का मतलब क्या होता है, जनरल इक्वेशन। कैसा? जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन एक बार देख लें, कट तो नहीं रहा है, ठीक है, यहां तक आ रहा है। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है वृत्त का, कि एक ऐसा वृत्त का समीकरण जिससे हर तरह के वृत्त के समीकरण, हर तरह का वृत्त निकाला जा सके, उसे ही हम क्या बोलेंगे, व्यापक समीकरण बोलेंगे वृत्त का। तो जनरल इक्वेशन क्या होता है? जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, ऑफ सर्कल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये होता है वृत्त का व्यापक समीकरण। GFC कौन है? तो GFC क्या है? GFC क्या है? अचर है या रियल नंबर है, कांस्टेंट है। GFC क्या है? रियल नंबर है, कांस्टेंट है। और एक चीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करेंगे, ध्यान देंगे कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक हमेशा सेम होना चाहिए, तभी वो सर्कल है। तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, वाई स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 95% केस में लगभग एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का गुणांक 1 रहेगा। कभी कभार प्रश्न में 2-2 भी दे सकता है, 4-4 भी दे सकता है, लैम्डा दे सकता है। तो समान होना चाहिए एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट, तभी वो क्या है, सर्कल है। GFC क्या है? अचर। अब ये अगर हमें वृत्त का समीकरण दिया है, व्यापक समीकरण, तो सबसे पहली चुनौती आती है इसका केंद्र और त्रिज्या निकालना। तो केंद्र और त्रिज्या हम लोग कैसे निकालेंगे, समझते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, अपने घर से एक्स स्क्वायर प्लस 2gx को एक साथ करके यहाँ जी स्क्वायर क्या कर दिए, जोड़ दिए। तो अगर जी स्क्वायर जोड़ रहे हैं तो जी स्क्वायर घटाना भी पड़ेगा। फिर क्या, वाई स्क्वायर के साथ 2fy करके यहाँ पर क्या जोड़ दिए, एफ स्क्वायर जोड़ दिए। अब फिर क्या, c इकलौता बच गया है, तो जी स्क्वायर जोड़े हैं तो क्या करना पड़ेगा, जी स्क्वायर घटाना पड़ेगा, एफ स्क्वायर जोड़े हैं तो घटाना पड़ेगा, प्लस का c इज इक्वल टू 0। ये तीनों मिलकर फॉर्मूला बनाएंगे। क्या फॉर्मूला बना रहे हैं, x प्लस जी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तीनों मिलकर फॉर्मूला बनाएंगे y प्लस एफ का होल स्क्वायर, और ये तीनों इस पार आ जाएंगे तो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। इसको हम थोड़ा सा डिजाइन कर सकते हैं चालाकी करके, x माइनस माइनस जी का होल स्क्वायर अगर लिख दें तो कोई हर्ज नहीं है। यहाँ पर क्या, y माइनस माइनस एफ का होल स्क्वायर, इसको ऐसा भी लिख दें तो क्या कोई हर्ज है, ये जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इसकी हम कंपैरिजन कर देंगे मानक समीकरण से, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो जब कंपैरिजन करेंगे तो यहाँ पर हमें वृत्त का सेंटर, व्यापक समीकरण का सेंटर और त्रिज्या पता चलने वाला है। तुलना करो तो क्या करेंगे, से यहाँ कंपैरिजन करेंगे तो h इज इक्वल टू, यहाँ लिख ले रहे हैं h इज इक्वल टू माइनस जी, और क्या k इज इक्वल टू माइनस एफ, यानी केंद्र कितना हो गया, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं केंद्र हो गया अपना एच के इज इक्वल टू हो गया माइनस जी कॉमा कितना, माइनस एफ। बात समझ में आई। फिर त्रिज्या कितनी हो जाएगी, तो त्रिज्या स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, दाहिने साइड से कंपैरिजन करोगे तो त्रिज्या हो जाएगी अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तो आई होप समझ में आया होगा
क्या है, अगर ये अपने पास समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 है, तो ये ऐसा समीकरण है, ये व्यापक समीकरण है। हर वृत्त अगर इसका भी प्रसार कर दोगे तो ये भी इसी तरह से ही आएगा। तो इस समीकरण का, अगर इस तरह का समीकरण दिया रहे तो उसका केंद्र होता है -g, -f। g कहाँ से निकलेगा, x का गुणांक अगर हमें पता चल जाए 2g होता है तो g निकाल लेंगे, y का गुणांक 2f होता है f निकाल लेंगे, केंद्र पता चल जाएगा, और g f निकालेंगे, c निकालेंगे तो हमें त्रिज्या भी पता चल जाएगी। तो ये बात समझ में आ गई होगी। टेक अ स्क्रीनशॉट और वीडियो पॉज करके नोट भी कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, अगर हमें व्यास के सिरे दिए गए हों, क्या दिए गए हों, हमें डायामीटर के सिरे दिए गए हों, व्यास के सिरे दिए गए हों, तब अगर हमें वृत्त का समीकरण निकालना है तब क्या करेंगे। तो आइए देखते हैं। वृत्त का समीकरण जब इसके व्यास के सिरे ज्ञात हों, जब इसके व्यास के सिरे ज्ञात हों, ठीक है, क्या करेंगे, ये अपने पास सर्कल है, ये एक व्यास है, ये सेंटर है। सेंटर अब की बार नहीं पता है, हमें व्यास के सिरे दिए गए हैं x1, y1 और एक दूसरा पॉइंट है x2, y2। हमें व्यास के सिरे दिए गए हैं, क्या क्या, x1, y1, x2, y2 व्यास के सिरे हैं, दिए गए हैं, डायमीटर के इंड्स दिए गए हैं। तो पहला तरीका क्या है कि हम मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाएं, ये सेंटर निकाल लें, सेंटर पता चल जाएगा। फिर दो बिंदुओं के बीच की दूरी से ये त्रिज्या निकाल लें, या पूरा व्यास ही निकाल कर उसका आधा कर दें। तो अपने पास एक चॉइस ये है। मान लो इस चॉइस से बचना चाहते हो, डायरेक्ट लगाना चाहते हो, तब क्या करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक जनरल पॉइंट P मान लेंगे। P आप कहीं भी मान सकते हैं, x, y मानेंगे। ये है व्यास, तो ये क्या है, अर्धवृत्त। नीचे वाला भी क्या है, अर्धवृत्त। ऊपर क्या है, अर्धवृत्त। नीचे क्या है, अर्धवृत्त। और अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। ये वाला कोण क्या होता है, क्या होगा, 90 डिग्री होगा। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, AP की प्रवणता निकालेंगे। AP की प्रवणता, AP की प्रवणता कितनी हो जाएगी, तो y2 माइनस y1, y2 मान ले रहे हैं इसको, x2 y2, x1 y1, x2 y2, x1 y1, x2 y2, तो y माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1, तो x2 का काम कर रहा है x और x1 का काम खुद x1 ही कर रहा है। फिर निकाल लेंगे, इसको नाम दे दो, अच्छा एक मिनट सॉरी, इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B। तो हमने AP की प्रवणता ज्ञात की। BP की प्रवणता इसी प्रकार निकालेंगे। BP की प्रवणता ये, फिर x2 y2 इसको नाम दे दो, है तो ये x2 y2 लेकिन इसको x1 y1 कहेंगे। तो प्रवणता का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1, तो y2 का काम कर रहा है y और y1 का काम कर रहा है y2 डिवाइड बाई, कोई मायने नहीं है, इधर से भी इसको घटा सकते हो प्रवणता, लेकिन हम इसी में से इसको घटा रहे हैं, बाद में माइनस माइनस कॉमन ना लेना पड़े। BP की प्रवणता x माइनस x2 हो जाएगा। अब ये क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें पता है, क्या पता है कि अर्धवृत्त में बना कोण क्या होता है, समकोण होता है। तो हेंस चूंकि AP जो है परपेंडिकुलर है किस पर, BP पर, सिंस AP इज परपेंडिकुलर ऑन BP, हेंस AP की प्रवणता गुणे BP की प्रवणता, AP की प्रवणता गुणे BP की प्रवणता कितनी हो जाने वाली है, -1, क्योंकि दो लंब रेखाओं की प्रवणता का गुणनफल हमेशा कितना होता है, -1 होता है। तो AP की प्रवणता कितनी आ चुकी है, y माइनस y1 डिवाइड बाई x माइनस x1,
बीपी की प्रवणता कितनी आ चुकी है, y माइनस y2 डिवाइड बाई x माइनस x2 इज इक्वल टू -1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक स्टेप और लिख रहे हैं यहाँ पर, y माइनस y1 इंटू वाई माइनस y2 इज इक्वल टू माइनस x माइनस x1 x माइनस x2। इस पूरी पार्टी को इधर बुला लाएंगे, तो जब इधर बुलाएंगे इस पूरी पार्टी को तो क्या हो जाने वाला है, x माइनस x1 प्लस हो जाएगा x माइनस x2। पहले से है कौन, y माइनस y1 इन ब्रैकेट y माइनस y2 इज इक्वल टू 0। तो ये आ गया अपना खूबसूरत सा इक्वेशन। अगर व्यास के सिरे पता हो, x1 y1 x2 y2 पता हो, तो हम इस समीकरण में डायरेक्ट बिना सेंटर निकाले, बिना त्रिज्या निकाले क्या कर सकते हैं, सर्कल का इक्वेशन प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर जरा देख लो, x का x में गुणा हो रहा है x स्क्वायर, y का y में गुणा हो रहा है y स्क्वायर, तो x स्क्वायर और y स्क्वायर तो आएंगे और दोनों के गुणांक भी सेम रहेंगे। बात समझ में आई? देख लिया जाए सब कुछ सही चल रहा है या नहीं। हाँ दिख रहा है, थोड़ा सा कट रहा है, थोड़ा मैनेज करना उधर, यही चीज़ है, इसको पक्षांतर कर दिए हैं इधर। तो ये समझ में आया सर्कल का इक्वेशन। जब व्यास के सिरे पता हो तो इस तरह से हम लोग डायरेक्ट, मान लो ये 1 2 है, ये 3 4 है, तो यहाँ पर 1 ऐसे रख देंगे, 1 2 3 4 रख देंगे। बात समझ में आई? फिर उसके बाद गुणा कर लेंगे, वृत्त का समीकरण आ जाएगा। और क्यों प्रवणता निकाला, क्योंकि हमें पता था अर्धवृत्त में बना कोण समकोण होता, और समकोण होने पर दो रेखाओं की प्रवणता का गुणनफल कितना होता है, -1। तो ये टेक अ स्क्रीनशॉट। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट है अपने पास वृत्त का प्राचलिक समीकरण। वृत्त का प्राचलिक समीकरण, या इसी को परामितीय समीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परामितीय समीकरण। परामितीय समीकरण, पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन, पैरामेट्रिक इक्वेशन। पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या है? वृत्त का प्राचलिक समीकरण या परामितीय समीकरण। अगर x और y का मान, किसका मान? x और y का मान त्रिज्या, और त्रिज्या को किस अक्षर से डिनोट करते हैं? तो r से, बहुत सी बुकों में a से भी डिनोट किया जाता है। तो अगर x और y का मान r और थीटा के रूप में ज्ञात हो, अगर x और y का मान दिया हो हमें r और थीटा के रूप में, तो x और y के ऐसे मान को या ऐसे समीकरण को हम बोलते हैं वृत्त का क्या? प्राचलिक समीकरण। फिर क्या करते हैं, x बराबर कुछ दिया है, y बराबर कुछ दिया है, दोनों का वर्ग करके हम वृत्त का समीकरण वर्ग करके जोड़कर वृत्त का समीकरण निकाल लेते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे निकलेगा वृत्त का प्राचलिक समीकरण। ये है सेंटर, ये है त्रिज्या। मान लेते हैं यहाँ पर एक कोई पॉइंट है जो ये यहाँ से कितना कोण बना रही है? थीटा कोण बना रही है। कितना कोण बना रही है? थीटा। तो अगर ये आर है तो ये भी क्या होगा? आर होगा। हमें ये दिया है थीटा, और इसको हम मान ले रहे हैं एक्स अक्ष है। ये वाली जो लाइन है वो क्या है? एक्स अक्ष। और एक्स अक्ष से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, यानी वामावर्त दिशा में ये जो कोण है ये कितना है? थीटा है। इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये कोण कितना है? थीटा। यहाँ पर एक पी बिंदु है, कौन सा पॉइंट? पी बिंदु, एक्स कॉमा वाई, और ये मानकर चल रहे हैं ये क्या है? मूल बिंदु है। मूल बिंदु भी मान सकते हैं, एच के भी मान सकते हैं, ठीक है। तो ये है अपना क्या? मूल बिंदु है। अब क्या करेंगे? मानकर चल रहे हैं मूल बिंदु, अभी हम इसी में व्यापक भी कर देंगे। ये मूल बिंदु मानकर चल रहे हैं। अब अगर मूल बिंदु मानकर चल रहे हैं तो सभी दूरियां मूल बिंदु से नापी जाती हैं। यहाँ से क्या कर देंगे? परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे। अगर हमें पी पॉइंट का निर्देशांक चाहिए आर और थीटा के रूप में, तो क्या करेंगे? यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। इस त्रिभुज का नाम दे दो ओ पी एम, त्रिभुज ओ पी एम में, त्रिभुज ओ पी एम में
क्या करने वाले हैं, एक बार हम लोग कॉस थीटा लगाएंगे तो कॉस थीटा इज इक्वल टू होगा आधार बटे कर्ण, तो आधार हो जाएगा OM बटे कर्ण कितना R, तो तिरछा गुणा हो गया OM इज इक्वल टू कितना R कॉस थीटा। फिर पुनः लगा देंगे साइन थीटा लगा देंगे, लंब बटे कर्ण तो कितना हो जाएगा PM डिवाइड बाई R, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो PM इज इक्वल टू हो जाएगा कितना R साइन थीटा, कितना हो जाएगा R साइन थीटा। OM इज इक्वल टू कितना हो जाएगा R कॉस थीटा। OM को हम बोल दे रहे हैं क्या, ये OM है, ये क्या है PM। अगर हमें P बिंदु तक पहुंचना है तो OM को बोलेंगे X और PM को बोलेंगे क्या Y, तो ये है X, चूंकि OM बराबर X और X बराबर अब लिख सकते हैं OM का मान रख सकते हैं कितना R cos थीटा। ये वाली लंबाई क्या है PM, PM माने Y, अरे पहले X चले होंगे फिर Y चले होंगे तब X, Y मिला होगा, तो क्या हो जाएगा, क्या होगा PM बराबर Y इज इक्वल टू कितना R cos थीटा। ये दोनों जो समीकरण दिए गए हैं X और Y के, वो R और थीटा के पद में हैं, R और थीटा के पद में है, तो इन दोनों समीकरणों को हम बोलते हैं प्राचलिक समीकरण। किसका, सर्कल का, सर्कल का प्राचलिक समीकरण क्या है, x बराबर R cos थीटा, y बराबर R sin थीटा। ये है वृत्त का प्राचलिक समीकरण। अगर इन दोनों को वर्ग करके जोड़ देंगे तो अपना समीकरण आ जाएगा, वर्ग करके जोड़ेंगे तो समीकरण आ जाएगा इसका। और जाहिर सी बात है इसकी त्रिज्या अगर R है, सेंटर 0 0 है, तो ऐसा समीकरण क्या कहलाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर। अभी बताए हैं, तो इन दोनों को वर्ग करके जोड़ोगे तो फिर वही आ जाएगा जो आप जानते हैं। अब ये आ गया प्राचलिक समीकरण, और इनसे जो बनने वाला बिंदु होता है उसको बोलते हैं प्राचल बिंदु। तो प्राचल बिंदु हो जाएगा x, y, वृत्त का प्राचल बिंदु, तो कितना हो जाएगा R cos थीटा, R साइन थीटा। ये जो P बिंदु है उसकी सेंटर से और ये x अक्ष से ये वाली दूरी है, ठीक है। इसको हम मान ले रहे हैं कि कहीं से भी तो कोण मापना पड़ेगा, तो x अक्ष की धनात्मक दिशा से कोण मापा जाएगा। तो ये है प्राचल बिंदु, ये है x, ये क्या है y। अगर x और y को एक बिंदु के रूप में लिखें, निर्देशांक के रूप में लिखें, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं, ये है प्राचल बिंदु। अब जरा बताना, अगर ये P पॉइंट यहाँ पर आ जाए, तो अगर हमें ऐसे डायरेक्ट ए पॉइंट ज्ञात करना हो तो ये पॉइंट तो हमें पता है R, 0 होगा। क्या होगा, R, 0। जरा इस प्राचल बिंदु से अगर हम ज्ञात करें तो क्या R, 0 आ रहा है कि नहीं। अगर ये P पॉइंट यहाँ पर आएगा, P पॉइंट मूव करके यहाँ पर आएगा, तो ये कोण भी घटकर कितना हो जाएगा, 0। कोण भी घटकर कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ रखेंगे cos 0, cos 0 1 होता तो बचेगा R, यहाँ रखेंगे sin 0 तो खत्म कहानी, तो ये 0 मिल जाएगा। अब अगर कहाँ, यहाँ पर अगर हमें निकालना है बिंदु, तो ये P पॉइंट जब घूमकर यहाँ चला जाएगा तो ये कोण भी घूमकर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और ये y अक्ष पर अगर हम R कदम ऊपर चलते हैं तो हमें पता होता है क्या होता है, 0, R तो हम जान रहे हैं। जरा देखो प्राचल बिंदु कारगर है या नहीं। तो यहाँ 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 क्वार्टर का तो हम लोग जान रहे हैं, लेकिन और कोई कोण दिया रहे तब कहीं का बिंदु हमें निकालना हो, सरकमफेरेंस का, परिधि का कोई भी बिंदु अगर हमें निकालना हो तो वहाँ प्राचल बिंदु कारगर है, ठीक है। तो रखो जरा cos 90 0, खत्म कहानी। sin 90 1, तो R आ जाएगा। इसी तरह से उधर भी चल सकते हैं, नीचे भी आप निकाल सकते हैं, और कहीं का भी कोण पता हो, यहाँ से कोई भी कोण पता हो तो वृत्त के परिधि पर कोई भी बिंदु आप निकाल सकते हैं। अब इसी में व्यापक क्या कर देता है, व्यापक क्या हो जाता है, अगर ये सेंटर 0 0 ना होकर यहीं पर हम ऐसे मान कर चल रहे हैं कि यहाँ पर क्या जुड़ा है, 0 जुड़ा है, 0 जोड़ दें, 0 जोड़ दें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो अगर ये सेंटर HK हो, यदि केंद्र क्या हो, यदि केंद्र HK हो, यदि केंद्र HK हो, तब क्या हो जाएगा प्राचलिक समीकरण, x इज इक्वल टू H प्लस क्या, H प्लस R cos थीटा, y इज इक्वल टू कितना, K प्लस R sin थीटा। बस। अब अगर मान लो इस तरह से हमें प्राचलिक समीकरण मिल जाए, अब कैसे वृत्त का समीकरण निकालेंगे। तो पहले H को पक्षांतर करना, K को पक्षांतर करना, फिर वर्ग करके जोड़ देना,
बात समझ में आई? तो इसी में 0 0 रख दोगे तो मूल बिंदु वाला आ जाएगा। मान लो ये 2 3 होता तो यहाँ 2 3 रख देते, -2 1 होता -2 1 रख देते, थीटा और आर जो भी रहता वो तो रखते ही। और इस तरह से हम लोग क्या कर सकते थे, वृत्त का समीकरण इस तरह से भी हम निकाल सकते हैं। तो ये था वृत्त का प्राचलिक समीकरण या पैरामेट्रिक इक्वेशन। तो इस तरह से ये 3-4 तरह से वृत्त का मानक समीकरण, व्यापक समीकरण और क्या, जब व्यास के सिरे दिए गए हों और प्राचलिक समीकरण दिए हों तो हम 4 तरह से वृत्त का समीकरण निकाल सकते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एक मिनट, अब लास्ट में चलते चलते एक पॉइंट और डिस्कशन करना है, वृत्त द्वारा अक्षों पर कटा अंतःखंड। वृत्त द्वारा अक्षों पर कटा अंतःखंड, तो ये हमने मान लिया एक सर्कल है। कौन सा सर्कल? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। तो ये है मूल बिंदु। ये सर्कल कहाँ से पास कर रहा है? ओरिजिन से पास कर रहा है, 0 0 से। एक मिनट देख लिया जाए सही बन रहा है या नहीं। हाँ ठीक है, ये सर्कल कहाँ से पास कर रहा है? 0 0 से। अब क्या करेंगे, यहाँ का सेंटर हमें नहीं पता है। अब ये जो सर्कल x अक्ष पर जो ये लंबाई काट रहा है इतना, x अक्ष तो पूरा बड़ा सा है, लेकिन जब ये सर्कल ओरिजिन से पास होगा तो x अक्ष का इतना हिस्सा काट कर रहा है। इसी को बोलेंगे x अक्ष पर कटा अंतःखंड। और किसके द्वारा? वृत्त द्वारा। ऐसे ही रेखा में भी होता है, रेखा द्वारा कटा अंतःखंड। ठीक है, रेखा द्वारा कटा अंतःखंड और अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण। ऐसे ये सर्कल y अक्ष पर कितना अंतःखंड काट रहा है? तो ये वाला अंतःखंड काट रहा है। कितना अंतःखंड काट रहा है? ये वाला अंतःखंड काट रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है? हमें यही वाली लंबाई निकालनी है। ये वाली दूरी हमें क्या करनी है? निकालनी है। अब एक काम कर सकते हैं, ये कोई माने नहीं है कि कहाँ से पास करे, ये सेंटर से ही, मूल बिंदु से ही पास करे, कहीं से भी पास करवा सकते हैं इसको, तो और अच्छा रहेगा। व्यापक रूप में निकाल रहे हैं। तो ये क्या है? अपना एक सर्कल है, ये इस तरह से दिख रहा है। ये x अक्ष पर इतना अंतःखंड काट रहा है और y अक्ष पर इतना अंतःखंड काट रहा है। और अब की बार सेंटर से नहीं पास हो रहा है, 0 0 यहाँ पर है। ठीक है, अब इसका समीकरण क्या है? x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 इस वृत्त का समीकरण है। तो अगर वृत्त का समीकरण दिया है और हमें अक्षों पर इस वृत्त द्वारा कटा अंतःखंड निकालना है तो क्या करेंगे? तो उसी अंतःखंड का हम लोग डेरिवेशन करेंगे। ये वाली लंबाई हम मानकर चल रहे हैं कितना है? x1। और ये वाली लंबाई मानकर चल रहे हैं कितना है? x1 दिख रहा है। ये वाली लंबाई मानकर चल रहे हैं x2। तो ये जो कटा अंतःखंड होगा ये कितना हो जाएगा? x2 - x1 कितना हो जाएगा? x2 - x1। ऐसे ये वाली लंबाई y1 मान सकते हो, पूरी लंबाई y2 मान सकते हो। तो इतनी लंबाई y2 - y1। हमें ये वाली लंबाई निकालनी है, ना तो मूल बिंदु से पूरी ये दूरी निकालनी है, ना तो ये दूरी। हाँ, हम क्या कर सकते हैं? पूरी दूरी निकालकर उसमें से ये वाली दूरी अगर घटा दें तो हमें कटे अंतःखंड की लंबाई पता चल जाएगा। ठीक है, तो जब वृत्त x अक्ष को काटता है, जब वृत्त x अक्ष को काटता है, जब वृत्त x अक्ष को काटता है तो क्या होगा? y = 0। इसलिए वृत्त का समीकरण क्या बनेगा? x² + 0 का स्क्वायर प्लस कितना? 2gx + 2f × 0 + c = 0। यानी क्या हो जाएगा? x² + 2gx + c = 0। एक द्विघात समीकरण बना जिसका चर कितना है? x है। चर क्या है? x है। अब इसके दो मूल होंगे। माना मूल क्या है? माना मूल x1 और क्या है? x2 है। अल्फा बीटा नहीं मान रहे। क्यों? क्योंकि x1 x2 मानने से फायदा ये होगा कि x2 - x1 वाली लंबाई निकल जाएगी। ठीक है, मान लिया मूल जो है इस द्विघात समीकरण के रूट जो है वो हमने मान रखा है कितना है? x1 और x2 है।
अल्फा बीटा अगर मानना होता तो यहाँ अल्फा मान लेते, यहाँ बीटा मान लेते, तो बीटा माइनस अल्फा, ये अंताखंड हो जाता। बात समझ में आई? तो माना मूल x1 और x2 हैं, तो क्या करेंगे, मूलों का योगफल लगा देंगे। हमें x2 माइनस x1 निकालना है, उसी के लिए काम करने चल रहे हैं। तो पहले हमें x1 प्लस x2 निकालना पड़ेगा, मूलों का योगफल। मूलों का योगफल होता है माइनस b बाई ए, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसी तरह से होता है। तो ये b का काम कर रहा है, x का गुणांक। मूलों का योगफल होता है माइनस x का गुणांक, तो माइनस 2g बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक 1, तो कितना आ गया, माइनस 2g। बात समझ में आई? मूलों का गुणनफल कितना होता है, अचर पद है c बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक, तो क्या आ जाने वाला है c। अब हमें चाहिए x2 माइनस x1, क्या चाहिए, x2 माइनस x1। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, चूंकि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab, ये फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x2 प्लस x1 प्लस x2 का मान यहाँ रख दो, माइनस 2g का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 की वैल्यू कितना, c। क्या करेंगे, c रख देंगे, तो क्या होने वाला है यहाँ पर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, 2g का वर्ग 4g स्क्वायर माइनस 4c। क्या करेंगे, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर जब हटाएंगे तो इधर लग जाने वाला है क्या, करड़ी 4g स्क्वायर माइनस 4c। प्लस माइनस नहीं, क्योंकि हमें वो टुकड़ा चाहिए, उसमें प्लस क्या माइनस क्या, ठीक है, प्लस ही रखेंगे। 4 कॉमन करेंगे तो क्या हो जाने वाला है, x2 माइनस x1 इज इक्वल टू 4। 1 मिनट देख लें, नहीं तो हाँ ठीक है, 4 कॉमन करेंगे तो 4 यहीं पर अंडर रूट के भीतर कॉमन होगा, तो g स्क्वायर माइनस c हो जाएगा। 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, तो 4 का वर्गमूल हो जाने वाला है 2 अंडर रूट में कितना, g स्क्वायर माइनस c, कितना, g स्क्वायर माइनस c। तो ये आ गया कटा अंताखंड किस अक्ष पर, x अक्ष पर कटा अंताखंड आ गया, किस वृत्त द्वारा, इस वृत्त द्वारा, ठीक है। इसी प्रकार अगर हम सिमिलरली इसी प्रकार बात करें, तो इसी प्रकार आप y1 y2 मान सकते हो, और y2 माइनस y1 हमें निकालना है। तो जब वृत्त y अक्ष को काटेगा तो यहाँ x 0 होगा, तो फिर मूलों का योगफल, मूलों का गुणनफल लगाना क्या जरूरी है, उससे अच्छा है सिमिलरली y अक्ष पर कटा अंताखंड क्या होगा, 2 तो होगा ही, y अक्ष पर कटा अंताखंड y2 माइनस y1, ये वाली लंबाई मान लो y1, ये वाली पूरी लंबाई y2, तो ये वाली लंबाई y2 माइनस y1, यही वाली लंबाई, तो y2 माइनस y1 कितना हो जाएगा, 2। पिछली बार g था, c था, अब की बार क्या, f आ जाएगा, f स्क्वायर माइनस c। तो ये आ गया कटे अंताखंड का सूत्र। x अक्ष पर वृत्त द्वारा कटा अंताखंड ये, y अक्ष पर वृत्त द्वारा कटा अंताखंड ये, ठीक है। x अक्ष पर कटा अंताखंड इतना, y अक्ष पर कटा अंताखंड इतना होता है। अगर c ना हो तो कितना हो जाएगा, 2f हो जाएगा, 2g के बराबर हो जाएगा, c अगर 0 हो जाए, ठीक है। तो वृत्त में इतना ही, ये पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट था। आपको समझ में आया है या नहीं, और अगर समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, इसको शेयर भी करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। और अगर जहाँ भी डाउट होगा वहाँ पर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पैराबोला के बारे में, और इन कंसेप्टों को समझकर आप खूब सवाल लगा सकते हैं, अच्छे अच्छे सवाल लगा सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए, ये सब आप कर सकते हैं, क्योंकि बड़ा ही मेहनत लगता है ऐसा शानदार वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें इतना ही।